सर एडवांस अकाउंट्स जो एक टाइम पे हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, वो आज के समय पे हमारे लिए सबसे ज्यादा खौफनाक सब्जेक्ट बन गया है। इतना ज्यादा वास्ट हो गया सर, खत्म ही नहीं होता है। ऐसा लगता है एक चैप्टर करो दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा करो तीसरा भूल जाते हैं। ये आज के समय में ना हमें टैक्सेशन से ज्यादा टफ लगने लगा है। समझ नहीं आता सर कैसे खत्म होगा, कैसे इसके अंदर हम पास हो पाएंगे, कुछ आप ही बताओ। तो बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रिवाइज एडवांस अकाउंट, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको एडवांस अकाउंट्स को पढ़ना कैसे है, किस तरीके से आप एडवांस अकाउंट्स में अपकमिंग अटेम्प्ट में सिर्फ पास नहीं होंगे, एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इवन आई कैन से एग्जाम्शन तक लेके आ सकते हैं एडवांस अकाउंट में। जी हाँ, सही सुना आपने, एडवांस अकाउंट में एग्जाम्शन तक लेके आई जा सकती है अभी से भी। तो जरा ध्यान से जो मैं बातें बता रहा हूं उनको नोट डाउन करो, इंप्लीमेंट करो, और अपकमिंग अटेम्प्ट में एग्जाम्शन लेके आओगे 100% एडवांस अकाउंट में। तो रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर एडवांस अकाउंट्स, क्या रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी एडवांस अकाउंट्स को लेके, किस तरीके से इसे पढ़ना है, इस पे बात करते हैं। अब देखो भाई साहब, इसके एडवांस अकाउंट्स को ना, अब मैं ना वैसे तो आपके 3 मॉड्यूल ऐसे ने बांट दिए हैं, बट मैं इसको ना अभी भी 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक मॉड्यूल 1 एंड 2 और एक होता है मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 एंड 2 के अंदर कहीं ना कहीं सबसे पहले क्या है, एक बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है। बेसिक्स ऑफ अकाउंट बेसिकली प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उसके बाद प्रेजेंटेशन बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके मॉड्यूल 1 में, और मॉड्यूल 2 में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सिर्फ, और कुछ नहीं है। मॉड्यूल 3 के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर है प्रैक्टिकल चैप्टर जैसे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, ठीक है जी, ब्रांच, बायबैक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स हैं। तो मेरे बच्चे, आपको पता है कि मॉड्यूल 1 एंड 2 के अंदर जो है टोटल स्टैंडर्ड्स अगर मैं देखूं तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और यहां पर मॉड्यूल 3 के अंदर आपके प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने पढ़ाई कर ली है या नहीं करी है, अगर नहीं करी है तो भाई साहब पहले मॉड्यूल 3 से स्टार्ट होना। सबसे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फिर अमेलगमेशन, बायबैक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रांच, अकाउंटिंग, कैश, ये वाले चैप्टर्स करिए पहले, क्योंकि देखो बात समझो, इनकी वेटेज है कहीं ना कहीं 50 to 55%, और इनकी वेटेज है 45 to 50%। और इसको करना मेरे बच्चे एज कंपेयर टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा आसान है। मैं मान सकता हूं कि यार ये जो चैप्टर है ना थोड़े से देखने में लेंदी है, बट बिलीव मी, एक बार अगर हो जाएंगे आपसे, आपको समझ आ जाएंगे, तो कुछ भी नहीं है, आसानी से आप कर पाएंगे। तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, मॉड्यूल 3 करेंगे, ठीक है जी। जिन्होंने नहीं करा, जिन्होंने कर लिया है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या 70-80% सिलेबस हो चुका है, तो उनको रिवीजन मॉड्यूल 3 से करनी है। रिवीजन स्ट्रेटजी अभी आ रहा हूं, तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉड्यूल 3 को कवर करना है, और मॉड्यूल 3 के बाद ना मॉड्यूल 1 एंड 2 में सर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले करने चाहिए। तो देखो, अगर आप चाहो तो इस मॉड्यूल 3 करने के बाद कंसोलिडेशन ये कर लो। देखो अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो कंसोलिडेशन भी हो जाएगा, एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, और आपने ये कर लिया तो ये 45 to 50 की जगह आराम से 60-65 नंबर का आसपास पेपर आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, और 60 नंबर तक का कह सकते हैं, 55 to 60 मार्क्स का पेपर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा अगर आपने कंसोलिडेशन भी कर लिया तो। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से करने हैं वो भी बात करेंगे। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर आप करने स्टार्ट करोगे तो आप पहले करना AS 1, 2, 3, उसके अलावा हम कह सकते हैं AS 9, 10, 12, 13, 16, 26, 29। पहले ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना, ये एज कंपेयर टू अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आसान है, ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि यार यही ज्यादा वेटेज के हैं, बट हाँ ज्यादातर वेटेज इनमें से आपको देखने को मिल सकती है, और आसान है आपके लिए करना एज कंपेयर टू बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो पहले आपको मॉड्यूल 3 करना है, फिर ये वाले चैप्टर्स करने हैं। अब बात करें कि रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन करने के लिए आपको भाई साहब पहले मॉड्यूल 3 से स्टार्ट होना है। जैसे मैंने आपको बताया 15 से 20 दिन आपको यहाँ पर देने हैं, 15 से 20 दिन के अंदर आप मॉड्यूल 3 बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और रिवीजन में मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आपकी ज्यादा अच्छी नहीं हुई है, तो यहाँ पर 15 से 20 दिन इसलिए ले लो। अगर आपने पहले से रिवीजन करते हुए आ रहे हो तो यहाँ पर मुश्किल से आपको 10 से 12 दिन का समय लगेगा मॉड्यूल 3 को रिवाइज करने में। अब सर रिवीजन में करना कैसे है ये भी तो बताओ, इतना सारा मॉड्यूल 3 के अंदर बड़े बड़े चैप्टर जैसे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, ब्रांच, ये होगा कैसे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है अपने नोट से। आपके पास अपने नोट्स है, अपने नोट्स से रिवाइज करिए। अगर वो नहीं है तो, अगर वो है भी, या फिर परफेक्ट रिवीजन बुक, परफेक्ट रिवीजन बुक के नोट्स को आप रेफर कर सकते हैं। परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर आपको सारे के सारे नोट्स बहुत ही एफिशिएंट मैनर में मिल जाते हैं। सबसे पहले उनके नोट्स को रिवाइज करना है। परफेक्ट रिवीजन बुक आपको पता है इंडिया बेस्ट सेलिंग बुक है, आप वहां से अपने एडवांस अकाउंट के मॉड्यूल 3 के चैप्टर्स को रिवाइज करिए सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, या फिर उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है जो आपको पहले दिक्कत देते थे। तो आपको पता है कि आपको ये जो क्वेश्चंस करने होते हैं, कौन से करने होते हैं, वैसे आपको डिफरेंट रिफ्रेशर्स नहीं करनी होती, आपको ICA मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, RTP करने होते हैं, पास एग्जाम करने होते हैं, और मॉक टेस्ट पेपर करने होते हैं। सिर्फ यही करने होते हैं, तो हर एक चैप्टर के यही करने हैं। अब जब आपने पहली बार करा था तो उसमें जोन से भी क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही थी,
उसमें जोन से भी क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही थी उनको आपने मार्क करा होगा। तो इस टाइम पे आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने, आपको सिर्फ वो यूनिक क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं एक यूनिक थे अपने आप में, या फिर जिनमें प्रॉब्लम आ रही थी, सिर्फ उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। सर हमने तो मार्क ही नहीं करा था, हमें तो बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो बेटा आप पीपी बुक के क्वेश्चन सारे के सारे कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर पीपी बुक के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है जी। और जिसने पहले से पीपी का रखी है तो पीपी के अंदर जो आपने मार्क कर रखे हैं वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब सर यहाँ पर पीपीपीआर का क्या करें सर, हमारे पास तो है ही नहीं। तो बेटा इस समय आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसे हम कह सकते हैं, आपको पीआर और पीपी दोनों एक साथ मिल रही है कंबाइंड। जी हाँ, आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, पीआर पीपी मिल रही है आपको, ठीक है जी। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप पीआर पीपी परचेस कर सकते हैं। अब देखो पीआर का सबसे बड़ा फायदा क्या है, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसके अलावा पेपर से पहले जो क्वेश्चन रिवाइज करने वाले हैं ना, वहां पर वो भी लिखे हुए हैं। पेपर से पहले जो क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, टेक्स्ट के अंदर मास्टर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, क्योंकि वो 2 से 3 क्वेश्चन आपने कर लिए, पूरा का पूरा कंसेप्ट जो भी आपने पूरे के पूरे चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे 2 से 5 क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाएंगे। तो रिवीजन के लिए आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं एक तरह से। इसके अलावा आपको नोट्स मिल जाते हैं कि उन्हीं नोट्स को कर लिया, मोर देन इनफ है, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मॉड्यूल 3 को रिवाइज करना है, ठीक है जी, अपने नोट से या फिर परफेक्ट डिवीजन के नोट से, ठीक है जी। और दोनों है तो एकदम सुभान अल्लाह, मजा आ गया। फिर तो अपने नोट्स को रिवाइज करिए और पीआर के नोट्स को रिवाइज करिए, तो सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद यूनिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, प्रॉब्लम जिसके अंदर आती थी पहले जब आपने क्वेश्चन करे थे, और आपने पहले से आपके पास क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें जो मार्क कर रखे थे ना क्वेश्चन, सिर्फ उनको बार बार प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद टेस्ट देना है इन चैप्टर्स का। देखो हम ना कम सिलेबस के साथ जाएंगे, बट जो भी जाएंगे वो 100% जाएंगे, यानी कि जितना करेंगे वो 100% करेंगे। अगर इस तरीके से करते हो तो आपका मॉड्यूल 3 बहुत अच्छे से हो जाएगा। कि अगर 45 नंबर का भी आया मॉड्यूल 3 में से, तो आप डेफिनेटली इस 45 में से 40 नंबर आप डेफिनेटली लेके आ पाए। अब देखो चैप्टर जब बड़ा होता है ना, जब वास्ट होता है, तो उसको करने का यही तरीका है, मैक्सिमम जितनी बार हो सके उतनी रिवीजन करिए। और इस परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर रिवीजन करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप पूरे के पूरे एडवांस अकाउंट्स को ही, अगर आप ढंग से आपने पढ़ लिया एडवांस अकाउंट, तो आपको मुश्किल से 3 घंटे के अंदर आप पूरा एडवांस अकाउंट रिवाइज कर सकते हैं विदाउट क्वेश्चन। कह रहा हूँ क्वेश्चन के साथ करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद आना है आपको एएस के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब भाई साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को ये नहीं आती कि इन्हें समझ नहीं आता। इसके अंदर दिक्कत वही आती है लॉ के अंदर जो आती है, क्या कि यार लिखना कैसे है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सबसे पहले आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपके पेपर में एमसीक्यू आने हैं। तो सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो कंसेप्ट बनाए हैं ना, वो आपके दिमाग में टिप्स पे होने चाहिए। मतलब कि जैसे कि आपको पता है AS2 है, तो इसमें जो जो मेजर कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में कुल एकदम टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके आप उसे रिवाइज कर सकते हो, इस तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलने के बाद AS मेरे दिमाग में सेट होने के बाद क्या होना है, आपको दिक्कत आती है लिखने में। तो आपको जो जो समझ आ रहा है, आप वो कंसेप्ट जो आपने बना रखे हैं, जो नोट्स हैं आपके पास, उसको खुद से लिखने की ट्राई करिए। अब देखिए कि मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, ठीक है जी। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ यहाँ पर आपको राइटिंग प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और राइटिंग प्रैक्टिस आपने एक बार नोट्स को अपने एक बार खुद से लिख के देख लिया, और उसके बाद परफेक्ट प्रैक्टिस के अंदर जो भी क्वेश्चन है, जिस तरीके से वो लिखे हुए हैं, सिर्फ उनको बार बार याद करो और लिखो। बिलीव मी, उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लिखने का तरीका है PAC, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन। और कई बार ना ये तरीका ना आपके मॉड्यूल में भी नहीं होता है कि कोई क्वेश्चन में आपको तीनों चीजें गिवन होंगी, कोई में नहीं होंगी। बट एग्जाम के अंदर अगर आप इस तरीके से इस फॉर्मेट में आंसर लिखते हैं तो बिलीव मी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई नंबर नहीं काट सकता। बच्चों के साथ दिक्कत ये नहीं आती कि उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर नहीं आता, उन्हें आता है बट उन्हें आंसर लिखना नहीं आता है। तो आंसर लिखने के लिए आपको पीपी बुक यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो PPPR आप कह सकते हैं बाइबल है, आपको एडवांस अकाउंट में कोई भी दिक्कत आ रही है PP + PR ले लीजिए, बिलीव मी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, राइटिंग प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया, एक दो बार कंसेप्ट के राइटिंग प्रैक्टिस करिए और एक बार पीपी के क्वेश्चन जितने भी हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, याद कर लिए और लिख लिए, बिलीव मी कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। ऐसा ही नहीं, मैं बार बार कह देता हूं कि भाई 120 नंबर का पेपर आता है ना जब भी अकाउंट्स का, एडवांस अकाउंट का, तो 120 में से 110 115 नंबर का तब का पेपर आपको परफेक्ट प्रैक्टिस से ही देखने को मिलता है, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट पेपर बन जाए। क्यों? क्योंकि भाई साहब सारा का सारा स्कैनर, RTPMT, पास एग्जाम सब कुछ वहां पर डाल रखा है और उसको बेस्ट मर्जिंग कर रखी है। तो पीपी बुक के बाहर कुछ नहीं आने वाला है। पीपी बुक कर लीजिए, PR बुक कर लीजिए, डेफिनेटली पास हो जाएंगे अगर आप उसे अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो। उसके अलावा आपको राइट अ क्वेश्चन, आप देखो एडवांस अकाउंट को इस समय पास करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मॉड्यूल 3 के जो चैप्टर्स हैं उनका ट्राई करिए कि रोज किसी भी एक चैप्टर का क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर लीजिए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या करना है, पीपी का कोई मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन उठा के रोज राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप ये कर रहे हैं ना, रोज आधा से 1 घंटा अपना इस राइटिंग प्रैक्टिस को और इस तरीके से रिवीजन को दे रहे हैं, तो बिलीव मी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। तो रिवीजन स्ट्रेटजी यही रहेगी एडवांस अकाउंट्स की भाई साहब। सबसे पहले मॉड्यूल 3, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया कौन सा इंपॉर्टेंट है पहले, और उसके बाद उनको करने का क्या तरीका है। PPPR का अभी आपको कॉम्बो मिल रहा है, उससे ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से, ठीक है जी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप 88880402 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तरीका यही रहेगा पास होने का, और यहाँ से अगर आप इस तरीके से करते हो तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन के लिए आप जा पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।